नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों की बात करते हैं। प्रदेश में पंचायती चुनाव का रोस्टर जारी होने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तैयारियां तेज कर दी है। आयोग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार पंचायत चुनाव में 54,000 कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जबकि पूरे प्रदेश में लगभग 22,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पंचायत में मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए 7 से 8 कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इनमें प्रेक्षक, प्रिसाइडिंग अधिकारी, पोलिंग अधिकारी और सुरक्षा कर्मी शामिल होंगे। सभी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहला चरण 25 मई और दूसरा और तीसरा निर्धारित तिथियों पर आयोजित किया जाएगा। अंतिम यानी कि तीसरा चरण 28 मई तक पूरा करने की योजना बनाई गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जिलों में बूथों की स्थिति, कर्मचारियों की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा करें। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने को भी कहा गया है। और इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरजीत राठौर ने कहा कि आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है और तमाम सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने भी इन चुनाव के लिए कमर कस ली है। बीजेपी और कांग्रेस इस बार बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसके अगले साल विधानसभा चुनाव है और ये पंचायत चुनाव एक प्रकार से दोनों पार्टियों के लिए एक छोटा सा इम्तिहान है, जिसका जितनी पंचायतों में कब्जा होगा वो पार्टी विधानसभा चुनाव में उतनी ही मजबूत नजर आएगी। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव को सेमीफाइनल करार देते हुए मिशन रिपीट की रणनीति का भी संकेत दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने आज ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस इन चुनाव के माध्यम से विधानसभा चुनाव की मजबूत नींव रखने की तैयारी में है और जल्द ही कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 21 से 30 जून तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कांगड़ा में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर में भी भाग लेंगे और इस शिविर में हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब और जम्मू कश्मीर के जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। आपको बता दें तो भले ही चुनाव तारीखों का औपचारिक ऐलान अभी बाकी हो, लेकिन मैदान में उतरने के इच्छुक दावेदार सोशल मीडिया के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने लगे हैं और माहौल धीरे धीरे चुनावी रंग में रंगता दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक अहम सवाल भी जोर पकड़ने लगा है कि क्या अवैध कब्जों से जुड़े मामलों का चुनावी दावेदारी पर असर पड़ेगा या फिर नहीं। जिन परिवारों पर सरकारी जमीन या अन्य संपत्तियों पर अवैध कब्जे के आरोप है, उनके सदस्यों के लिए चुनाव लड़ने के नियम क्या कहते हैं। संभावित उम्मीदवारों के लिए जानकारी बेहद जरूरी बन गई है, ताकि नामांकन से लेकर चुनावी प्रक्रिया तक किसी भी तरह की कानूनी अड़चन का सामना ना करना पड़े। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 के तहत उम्मीदवारों की योग्यता ही नहीं, उनके परिवार से जुड़ी स्थिति भी सीधे तौर पर चुनाव लड़ने के अधिकार को प्रभावित करती है। और इस नियम के मुताबिक यदि किसी उम्मीदवार के परिवार के सदस्य जैसे कि दादा, दादी, माता, पिता के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा दर्ज है, तो उसका असर अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है और ऐसे मामलों में पोता, बेटा या अविवाहित पुत्री तक को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और इसी तरह अगर पति और पत्नी किसी के नाम पर अवैध कब्जा किया है तो वे भी चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे। और इसके अतिरिक्त नियम में अविवाहित पुत्री के नाम अवैध कब्जा है तो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया बाहर हो जाएगी। यानी कि ये सिर्फ व्यक्तिगत आचरण का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरे परिवार की कानून स्थिति उम्मीदवार की पात्रता तय करती है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1984 की धारा 122 के तहत लागू अयोग्यता प्रावधानों को लेकर यह बात उभर कर आई है कि परिवार के भीतर सभी सदस्यों पर यह नियम समान रूप से लागू नहीं होता।
दरअसल यदि किसी परिवार में अवैध कब्जा पिता के नाम पर है और वो संबंधित शर्तों के तहत अयोग्यता की श्रेणी में आता है, तो ऐसी स्थिति में उसका पुत्र या फिर अविवाहिता पुत्री चुनाव लड़ने के पात्र नहीं माने जाते। लेकिन अधिनियम की धारा 122 में बहू को इस अयोग्यता के दायरे में शामिल करने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है और यही कारण है कि कानूनी व्याख्या के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में बहू पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा और परिणाम स्वरूप ये पंचायती राज संस्थाओं के तहत विभिन्न पदों जैसे पंच, प्रधान या अन्य पद के लिए चुनाव लड़ने की पात्र मानी जाएगी। तो हमने आपको साफ कर दिया कि पंचायत चुनाव में कोई भी सदस्य अगर प्रधान हो या फिर उप प्रधान हो, वार्ड मेंबर हो, तमाम अगर चुनाव में सामने आता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो अवैध कब्जा जमीन पर उनके किसी भी परिवार के सदस्य के नाम अगर होता है तो वो चुनाव लड़ने से अपात्र होगा। तो इन नियमों का आप जरूर पालन करें और उसके आधार पर ही जो है वो अपनी चुनावी प्रक्रिया में कदम रखें। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणाओं पर अब कर्मचारी और पेंशनरों की नजर है। 15 अप्रैल को रिकांगपिओ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लंबित पेंशन एरियर भुगतान को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। राज्य सरकार पहले ही इस साल के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणा कर चुकी है। अब सभी को इनके लागू होने का इंतजार है। सबसे बड़ी उम्मीद वर्ष 2016 से पहले के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को है। सरकार ने साफ किया है कि उनका पूरा बकाया पेंशन एरियर वित्त वर्ष 2026-27 में दिया जाएगा। ऐसे में हिमाचल दिवस पर इसकी शुरुआत या पहली किश्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है और इसी तरह सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी हिमाचल दिवस पर राहत मिलने की उम्मीद है। इन कर्मचारियों की ग्रेजुइटी और लीव इनकैशमेंट का बकाया भी लंबे समय से लंबित है। इस पर सरकार ने अपने बजट में 300 करोड़ खर्च करने की बात कही है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनरों को आस है कि हिमाचल दिवस पर इसको लेकर मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे। सीएम ने बजट में स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को 100% वेतन देने की भी घोषणा की है और पहले स्टडी लीव ले चुके कर्मचारियों को भी बकाया देने की बात कही है। दैनिक वेतन को बढ़ाकर 450 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है, जबकि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 13,750 रुपए तय कर दिया है और इसकी अधिसूचना अभी तक श्रम विभाग ने नहीं की है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री दैनिक वेतन को बढ़ाने की घोषणा भी इस मौके पर कर सकते हैं। तो फिलहाल हिमाचल दिवस के मौके का इंतजार हिमाचल प्रदेश के न केवल कर्मचारियों को ही बल्कि तमाम महिलाएं हो, चाहे उसमें किसान बागवानों की बात हो या निचले इलाकों के अगर आम लोगों की बात करें तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर और इसके साथ ही कर्मचारियों से लेकर तमाम सभी वर्गों के लिए बड़ी अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने आज लोक भवन मार्च किया और इसके साथ ही भाजपा पदाधिकारियों ने राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मुलाकात कर प्रदेश सरकार के 2 फैसलों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। वहीं दोपहर बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्यपाल से मिलने लोक भवन पहुंचे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को पारंपरिक हिमाचली टोपी, शॉल तथा समृद्धि चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्य के विकास एवं जन कल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से चर्चा की। इससे पूर्व भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को बताया कि सरकार द्वारा कमला नेहरू अस्पताल KNH शिमला से स्त्री रोग विभाग को IGMC में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव न केवल अव्यवहारिक बल्कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया कि KNH लगभग 100 वर्षों से प्रदेश की महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करता रहा है और बिना किसी स्पष्ट अधिसूचना के साइलेंट शिफ्टिंग के माध्यम से इस अस्पताल को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो राज्य बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार और बोर्ड प्रबंधन के समक्ष लंबित पदोन्नतियों और वरिष्ठता की विसंगतियों का मामला उठाया है। संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विद्युत बोर्ड अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना को पत्र लिखकर सचिवालय में लंबित पदोन्नति की फाइल को तुरंत क्लियर करने का आग्रह किया है। प्रदेशाध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर और प्रदेश महासचिव चमन शर्मा ने कहा कि विद्युत बोर्ड के महत्वपूर्ण डिवीजनों धर्मशाला, पालमपुर, शाहपुर, बैजनाथ, लंबागांव, हरोली, ठियोग व सुन्नी के टीमैट से सहायक लाइनमैन की पदोन्नति की फाइल 2 माह से सचिवालय में मंजूरी के लिए रुकी है।
अगली खबर की बात करें तो 16 अप्रैल को शिमला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल हाउस की पहली बैठक बुलाई गई है और बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार करेंगे। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश मामलों की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, सह प्रभारी चेतन चौहान, विदित चौधरी विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। बैठक में प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, पीसीसी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों, सभी जिलाध्यक्षों, अग्रणी संगठनों के प्रदेश प्रमुखों को बुलाया गया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में पहले संगठन से जुड़े मसलों पर आपसी विचार विमर्श होगा। दूसरे सत्र में पीएसी के सभी सदस्यों के साथ प्रदेश के राजनीतिक मसलों पर गहन चर्चा होगी। कल सुबह मुख्यमंत्री बालूगंज में बने मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद चौड़ा मैदान में बने स्टील नेस स्मारक का अनावरण करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री किन्नौर के लिए रवाना हो जाएंगे। अगली खबर की बात करें तो सोलन जिले के चेस्टर हिल प्रोजेक्ट को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। अब इस मामले में एक और पूर्व मुख्य सचिव ने ही गंभीर सवाल उठाए हैं। सरकार ने जहां जांच के आदेश दिए हैं, वहीं पूर्व मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी के बाद इस विवाद में पूर्व मुख्य सचिव विनीत चौधरी भी सामने आए हैं। 2018 में हिमाचल में मुख्य सचिव रहे विनीत चौधरी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जहां हरियाणा में भ्रष्टाचार के आरोपों पर सख्त कार्रवाई की गई, वहीं हिमाचल में इसे गंभीरता से लेने की बजाय अधिकारियों के बीच आपसी विवाद बताया जा रहा है। विनीत चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये अधिकारियों के बीच का टकराव का मामला है। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी लेने के लिए महीने नहीं लगते और आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मामले की जानकारी नहीं है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल में इस माह सस्ते राशन डिपो पर मिलने वाली दालों के दामों में बदलाव किया गया है। जहां महा दाल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, वहीं दाल चना और मलका दाल के दामों में आंशिक कमी देखने को मिली है। सरसों तेल के दाम हालांकि पहले जैसे ही बने हुए हैं। महा दाल के दामों में 11 रुपए प्रति किलो तक की वृद्धि की गई है। अब एपीएल राशन कार्ड धारकों को ये दाल 94 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी, जबकि पिछले महीने इसकी कीमत 83 रुपए थी। वहीं एनएफएसए कार्ड धारकों के लिए महादाल का नया रेट 89 रुपए प्रति किलो तय किया गया है, जो पहले 78 रुपए था। वहीं मलका दाल के दामों में मामूली बदलाव हुआ है। एपीएल कार्ड धारकों के लिए इसकी कीमत में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि एनएफएस से उपभोक्ताओं के लिए ये 1 रुपए सस्ती की गई है। अब एपीएल उपभोक्ताओं को मलका दाल 72 रुपए प्रति किलो में मिलेगी, जबकि पहले ये 71 रुपए थी। वहीं एनएफएसए के लिए इसका रेट 66 रुपए प्रति किलो तय किया गया है, जो पहले 67 रुपए था। इसके अलावा दाल चना के दामों में राहत दी गई है। एपीएल उपभोक्ताओं को ये अब 66 रुपए प्रति किलो में मिलेगी, जो पहले 73 रुपए में थी। एनएफएसए कार्ड धारकों के लिए दाल चना का नया रेट 61 रुपए प्रति किलो है, जबकि पहले ये 68 रुपए था। वहीं सरसों तेल के दामों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। एपीएल और एनएफएसए दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ये 153 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ही उपलब्ध रहेगा। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक शिवराम राही ने बताया कि डिपुओं में दालों के दामों में ये संशोधन किया गया है, जिसमें महादाल महंगी हुई है, जबकि चना और मलका दाल के दामों में कुछ कमी आई है। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त सरकारी स्कूलों में फीस का प्रारूप अब नए सिरे से तय होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में इस पर चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि फीस कम से कम तय की जाए, ताकि अभिभावकों पर इसका असर ना पड़े। विभाग ने अभी SC, ST व अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 1500 और सामान्य वर्ग के लिए 1800 रुपए वार्षिक फीस तय की है। विभाग ने तर्क दिया था कि निजी स्कूलों के फीस ढांचे के मुकाबले ये बेहद कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद विद्यार्थियों को गुणात्मक व बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाना है। हालांकि विभाग ने तर्क दिया है कि इस साल के लिए फीस तय हो चुकी है। इसमें यदि कोई बदलाव करना है तो अगले सत्र से ही किया जाना उचित रहेगा, क्योंकि छात्र दाखिला भी ले चुके हैं। अगली खबर की बात करें तो स्कूलों के बाद अब कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों को सरकार डिनोटिफाई करेगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 10 ऐसे कॉलेजों की सूची पहले से ही तैयार कर दी गई है, जहां पर छात्र संख्या 100 से भी कम है। इनमें 75 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलेजों में टिक्कर में 6 बच्चे हैं, कुपवी में 53 और ननखड़ी में 66 बच्चे हैं। और ये तीनों कॉलेज शिमला जिला के हैं। मंडी जिले के संधोल में 38 बच्चे और कोटली में 70 छात्र पढ़ते हैं।
हैं। इसी तरह कांगड़ा जिले के हरिपुर गुलेर में 32 बच्चे, जबकि मुल्तान में 59 विद्यार्थी पढ़ते हैं। और इसके अलावा चंबा जिले के भलई कॉलेज में 19 छात्र है, सोलन जिले के जयनगर में 68 विद्यार्थी है और लाहौल स्पीति जिले के कुकुमसेरी में 40 छात्र है। तो ऐसे में इन कम संख्या वाले कॉलेजों को सरकार बंद कर सकती है। निदेशालय ने सरकार को प्रपोजल भेज दिया है और हरिपुर गुलेर कॉलेज को सरकारी फाइन आर्ट कॉलेज सरकार बनाने जा रही है। कुल मिलाकर इन 10 कॉलेजों को डी नोटिफाई करने की तैयारी पूरी हो गई है। सीएम को फाइनल अप्रूवल के लिए फाइल भेजी गई है। और इसके अलावा सरकार पूर्व सरकार के कार्यकाल में खोले गए 60 कॉलेजों में भी छात्रों के दाखिले को लेकर रिव्यू करेगी। अगर इस साल भी इन कॉलेजों में छात्रों के एडमिशन में इजाफा नहीं हुआ तो इन कॉलेजों को भी बंद कर दिया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने बॉयज और गर्ल्स स्कूलों को सीबीएसई बनाए जाने के फैसले पर मंथन करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में सरकार ने एक ही कैंपस में चल रहे बॉयज व गर्ल्स स्कूलों में से गर्ल्स में दोबारा एचपी बोर्ड लागू कर दिया है। इनमें सोलन जिला के कुनिहार स्कूल, धर्मशाला, मंडी, बिलासपुर स्कूल शामिल है। इससे पहले सरकार ने एक ही कैंपस में चल रहे इन अलग अलग स्कूलों को क्लब कर यहां पर सीबीएसई लागू कर दिया था, लेकिन अभिभावकों और शिक्षकों के विरोध पर इस फैसले को बदला गया है। सरकार ने 10 और बॉयज व गर्ल्स स्कूल को क्लब कर वहां सीबीएसई लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की ओर से सरकार को एक स्कूल एचपी बोर्ड का ही रखने का आग्रह किया गया है और इसी आग्रह को देखते हुए सरकार के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में पेयजल प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए हर गांव की अलग सुजलम आईडी बनेगी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की पहल पर जल जीवन मिशन 2.0 के तहत प्रदेश के हर गांव के लिए अलग अलग सुजलम भारत आईडी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसमें जल स्रोत से लेकर हर घर तक पानी की आपूर्ति का पूरा डाटा ऑनलाइन दर्ज होगा। सुजलम भारत आईडी एक यूनिक डिजिटल पहचान होगी जो प्रत्येक गांव के जल आपूर्ति सिस्टम से जुड़ी होगी। सुजलम भारत आईडी के जरिए हिमाचल के गांव में जल आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल निगरानी के दायरे में आ जाएगी। हर गांव के जल स्रोत, पाइपलाइन और घरों तक कनेक्शन का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिससे खराबी या लीकेज की तुरंत पहचान संभव होगी। यह सिस्टम पारदर्शिता बढ़ाने के साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करेगा। अगली खबर की बात करते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर है और इस खबर से पूरे हिमाचल में दहशत का माहौल है, हड़कंप का माहौल है। हर मां और बेटी अपने लिए असुरक्षित सा महसूस कर रही है। ये ऐसी खबर है जिस खबर के सूचना मिलने के बाद ही हर किसी के सीने में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कलेजा जो है वो फटकर सामने आ गया। आप खुद सोचिए कि आज सुबह सरका घाट के नैर गांव में कॉलेज जा रही छात्रा का गला और बाजू काटकर हत्या कर दी गई। 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा का मर्डर करने वाले आरोपी 32 वर्षीय विकास पटियाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है और उसी गांव का ही बताया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि जो ये आरोपी है जिसने इस मासूम बेटी का मर्डर किया है, ये आरोपी चिट्टे का सेवन करता था, ड्रग्स और दूसरे जितने भी नशे हैं उन सभी नशों में संलिप्त था। और यही वजह है कि इस नशे के जो एक हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी तरीके से नशे ने इस व्यक्ति के पूरे दिमाग को इस तरह हिला दिया कि इसे किस तरीके का हैवान बना दिया कि इसने मासूम बेटी का गला काटकर उसकी हत्या कर दी। प्रारंभिक सूचना के अनुसार आरोपी ने नशे में ही युवती का मर्डर कर डाला। अब तक की जांच में हत्या की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है और सनक में मर्डर बताया जा रहा है। यानी कि ये पूरी तरह से सनकी इंसान था जिसने एक मासूम बेटी जो अपने कॉलेज जा रही थी और अपने घर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर थी, रोजाना की तरह आज भी बस का इंतजार कर रही थी और बस का इंतजार करते करते ये सनकी आया और इसने इस बेटी की लीला ही समाप्त कर दी। आप सोचिए कि 19 साल की ये मासूम बेटी है, इस बेटी के परिवार पर क्या गुजर रही होगी और किस तरीके से इस बेटी के सपनों की उड़ान को कुछ ही मिनटों में इस सनकी इंसान ने मिट्टी में मिला दिया। तो फिलहाल युवती सुबह के समय, ये जो कहा जा रहा है पुलिस की जांच में कि युवती सुबह के समय अपने घर से कॉलेज को निकली थी और इस दौरान रास्ते में विकास पटियाल ने उसकी हत्या कर दी और खुद मौके से फरार हो गया। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपित वारदात के बाद वहां के आसपास के गेहूं के खेतों में जाकर छिप गया था, जिसे ग्रामीणों ने देख लिया
और इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और घेरा डालकर युवक को पकड़ लिया। इतने में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल है। ग्रामीण आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम मौके पर और जांच में जुटी हुई है। शव कब्जे में ले लिया गया है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है और इस मामले को महिला आयोग की अध्यक्षा विद्या नेगी ने भी घटना की कड़ी निंदा की है और गहरा दुख जताया है। मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि ये एक शर्मनाक घटना है और हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित है, इस पर बड़ा सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि मामले की सूचना मिलते ही राज्य महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है और इस मामले में एसपी मंडी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि आरोपी को सख्त सजा फांसी तक मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर महिला आयोग ने एसपी मंडी से रिपोर्ट भी मांगी है। अध्यक्षा ने कहा कि इसके अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा ताकि महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हो और दोबारा कोई इस तरह के अपराधों को अंजाम ना दे सके। अगली खबर की बात करें तो इसी खबर से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस मामले पर राजनीतिक तुल भी पकड़ लिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है और साथ ही साथ जो है वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे और इसके साथ ही आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। इस मामले में राजनीतिक तुल इसलिए पकड़ा है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरका घाट में बिटिया के साथ जो हुआ वो सोचकर ही मन विचलित हो रहा है। दिन दिहाड़े इस तरह की घटना की देवभूमि में कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस घटना ने न केवल पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है बल्कि हर उस परिवार को डरा दिया है जिनकी बेटियां शिक्षा के लिए घर से बाहर निकलती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश को हम सुरक्षित मानते थे वहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों की धरपकड़ के बजाय पुलिस स्थानीय लोगों और परिजनों को मौके पर रोकती रही। सरकार मूकदर्शन बनी हुई है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों के उनके इस जघन्य अपराध की ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो भविष्य में उदाहरण बन सके। अगली खबर की बात करें तो सोलन जिला के कसौली की हेरिटेज में आज सुबह भयानक आग लग गई। ये आग प्रातः सुबह 3:30 बजे लगी। आग लगने का संभावित कारण शॉर्ट सर्किट होने का अंदेशा बताया जा रहा है। इसमें 12 से 14 गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए। करीब 7 दुकानें पूरी तरह से जल चुकी है। अगली खबर की बात करें तो सिरमौर जिला के एक सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा होने से बच गया। राजकीय प्राथमिक पाठशाला जासवी में कक्षा के दौरान छत से प्लास्टर गिर गया। इस हादसे में सभी विद्यार्थी बाल बाल बच गए। सौभाग्यवश इस हादसे में किसी भी छात्र को चोट नहीं लगी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जिला सिरमौर के प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक राजीव ठाकुर ने बताया कि बीपीईओ रोनहाट को जासवी स्कूल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्कूल स्टाफ को भी निर्देश है कि जब तक इस कक्षा भवन की मरम्मत नहीं हो जाती तब तक विद्यार्थियों को अन्य कमरे में बैठने की व्यवस्था की जाए। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में 15 अप्रैल तक मौसम शुष्क बना रहेगा। 16 अप्रैल से मौसम करवट बदलना शुरू कर देगा। 17 और 18 अप्रैल को बारिश व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 17 व 18 अप्रैल को बिजली कड़कने के साथ ही अंधड़ आने का पूर्वानुमान भी जारी किया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे आप इजाजत दीजिए। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।